जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन देखें। टेलीलिंक लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इन पाकिस्तान एज पार्ट ऑफ इट्स रिसेंट बिजनेस। अच्छा, जब सवाल पढ़ने से पहले ना एक आपका एक कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, वो क्लियर कर दूं। सस्टेनेबिलिटी का जब लफ्ज आता है ना, तो 99% स्टूडेंट सिर्फ एनवायरमेंट को सोचते हैं बस। इसका ताल्लुक एनवायरमेंट नहीं है, इसका ताल्लुक नो डाउट एनवायरमेंट के साथ है, इसका ताल्लुक सोशल भी है। मतलब जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उनकी तर्ज जिंदगी के ऊपर, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर कोई फर्क पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, वो भी इसकी सस्टेनेबिलिटी में आएगा। इसका ताल्लुक इकोनॉमी के साथ भी है। मतलब किसी मुल्क में अगर कोई मसाइल आ सकते हैं जिससे उन मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, तो वो इकोनॉमिक इफेक्ट है, सोशल लाइफ पर इफेक्ट आएगा। तो ये ओवरऑल सबको डील करता है। जब हम सवाल पढ़ते हैं ना, जैसे अभी 3 सवाल पढ़ेंगे, तीनों सवालों में कभी कभी हमें ऐसे लगेगा कि ये सस्टेनेबिलिटी में क्या कर रहा है सवाल। फिर उसके बाद इन तीनों के बाद जो 2 लफ्ज कंसीडर करने हैं वो है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। रिस्क का मतलब होता है कि इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, कि इस बिजनेस की वजह से, बिजनेस की एक्टिविटी की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर सोशल या इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट आएगा। अगर वो इफेक्ट नेगेटिव है तो वो रिस्क है, अगर वो इफेक्ट पॉजिटिव है तो वो अपॉर्चुनिटी है। इन 3 पिलर का सवाल हल करते वक्त बस ये 3 बातें आपने दिमाग में रखनी है। कुछ चीजें जैसे कोई ऐसी वजह जिससे आपको पता लगे कि एनवायरनमेंट में इशू आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे। एनवायरनमेंट में हम कहेंगे जी क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, रिसाइकलिंग खराब हो जाएगी, पानी जाया हो जाएगा और पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाएगी। अब उसका अगर हल देखेंगे तो जी पोल्यूशन कम कर दें, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इस्तेमाल है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए। सवालों का जवाब एक जैसा होगा सबका। अब आते हैं सवाल की तरफ। टेलीलिंक लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इन पाकिस्तान। As part of its recent business expansion, the company has installed thousands of mobile towers and laid extensive fiber optic cable across both urban and rural area. इन 3 लाइनों के अंदर अभी सिर्फ बिजनेस का इंट्रोडक्शन है, सवाल ही शुरू हुआ। आगे पढ़ते हैं। These development, अब इस वजह से use the heavy machinery, consume significant amount of electricity primarily derived from the non renewable resources। एक रिस्क आ गया, कहता मशीनें इस्तेमाल होनी है और उन मशीनें इस्तेमाल के लिए जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही है, मतलब फ्यूल से प्रोड्यूस हो रही है। आगे, एंड जनरेट कंस्ट्रक्शन वेस्ट। एक और मसला आ गया, वो जो कंस्ट्रक्शन की वजह से वेस्ट मतलब आलूदगी फैल रही है, ये भी एक मसला है। एडिशनली फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ आउटडेटेड टेलीकॉम इक्विपमेंट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। कहता है वो जो हमारी चीजें जो पहले पुरानी पड़ी थी ना, पुरानी होगी ना, आउटडेटेड होगी, अब हमने उनको जाया करना है, तो उस वजह से भी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब कोई तारें बच के पड़ी हुई हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होती है, वो चीजें वेस्ट बढ़ता जा रहा है। आइडेंटिफाई नंबर 1, एक्सप्लेन नंबर 2। आइडेंटिफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। आइडेंटिफाई समझो 1 वर्ड या 1 सेंटेंस होता है, 1 वर्ड या कॉम्बिनेशन ऑफ 1 या 2 वर्ड होगा। एक्सप्लेन एक सेंटेंस होगा।
ठीक है, और लिखना कहां से आए? मैं कहता हूं कि ये जो आप लोग पढ़ रहे हो खास तौर पर सस्टेनेबिलिटी, आगे ऑडिट के अंदर भी ये सब चैप्टर है, इसको आपने क्वेश्चन के अंदर से लिखना होता है, कॉपी पेस्ट होता है। लेकिन कॉपी पेस्ट का जो फन है ना वो आना चाहिए। 10-15 नंबर का सवाल आता है और कॉपी पेस्ट आए तो फिर ऐसी आम चीजों नहीं कॉपी पेस्ट होगी। ऑडिट के अंदर भी ये सवाल आता है 10-15 नंबर का, 20 नंबर का, सीए फाइनल के अंदर भी ये 20-20 नंबर के सवाल आते हैं, होते भी कॉपी पेस्ट हैं। लेकिन ये कॉपी पेस्ट अगर आसान होता तो हर बंदा 20 नंबर ले जाता। आगे क्या लिखता है? एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। एनवायरमेंटल फुटप्रिंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जिस एक्टिविटी की वजह से एनवायरमेंट पर इफेक्ट आएगा उसे एनवायरमेंटल फुटप्रिंट बोलते हैं। इसका मतलब है ये ऊपर जो एक्टिव 3 उसने कहा था, 3 एक्टिविटीज लिखे। एक तो गया मशीन वेस्ट, सॉरी एक हो गया ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि जी उसने टावर और जो नया प्रोजेक्ट अपना शुरू किया है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही है जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हो रही है, उसकी वजह से कार्बन इमिशन भी होगा और दूसरा पोल्यूशन के चांसेस भी हैं और उसके कम होने का खतरा भी ये एक्सप्लेनेशन में आ गया। फिर दूसरा कौन सा? कंस्ट्रक्शन वेस्ट। कंस्ट्रक्शन वेस्ट से क्या होगा? कंस्ट्रक्शन वेस्ट से एक तो आलूदगी बढ़ेगी, पोल्यूशन होगी और वो जो एनवायरमेंटल इशू है वो हो सकते हैं क्योंकि उस आलूदगी की वजह से एनवायरमेंटल इशू क्रिएट हो सकते हैं। और तीसरा कौन सा था? ई वेस्ट। ई वेस्ट जब आपके पास पड़ी रहती है ना इसके अंदर बड़ा केमिकल इस्तेमाल होते हैं, तार बनाने के लिए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाने के लिए केमिकल इस्तेमाल होते हैं। अगर तो वो सोसाइटी में पड़े रहेंगे तो वो केमिकल हवा में जाएंगे, अगर इसको पानी में फेंकेंगे तो भी ये काम खराब होगा। मतलब जो वेस्ट आपका पड़ा हुआ है उससे एनवायरमेंटल रिएक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का ओवरऑल सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो अब इसका सवाल का जवाब देने का तरीका, अगर ये पेपर में सवाल आता है तो मिनिमम 6 मार्क्स का आएगा मिनिमम, क्योंकि उसने 3 चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए पूछी है और उसको एक्सप्लेन भी करवाया है। तो 1 नंबर आइडेंटिफाई का वो दे देगा और 1 नंबर एक्सप्लेन का। 9 नंबर भी कर सकता है, एक्सप्लेन के 2 नंबर और आइडेंटिफाई करने का 1 नंबर। आई कैप का जवाब देखते हैं कि आई कैप ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया। उसने ऊपर नाम लिख दिया, एक साइड पर लिख दिया एनवायरमेंटल फुटप्रिंट और दूसरी साइड पर लिख दिया एक्सप्लेनेशन। पहला, हाई कंजम्पशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। कहां से ये उठाया है? सवाल से, क्वेश्चन के अंदर ही था ना। अब क्वेश्चन के अंदर ही कुछ चीजें आपने लिखकर थोड़ा सा एक आधा सेंटेंस को ऐड करना। मोबाइल टावर एंड फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंज्यूम सब्सटैंशियल इलेक्ट्रिसिटी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। सिर्फ उसने यहां पर नॉन रिन्यूएबल सोर्स की जगह लिख दिया फॉसिल फ्यूल। आप देख ले यहां पर मोबाइल टावर, extensive fiber across the both urban rural area आप नहीं, these require the heavy machinery consume significant amount of electricity primarily non renewable and generate construction waste। ये as it is sentence आप लिख सकते हो बट थोड़ी सी अंग्रेजी की सेंटेंस मेकिंग बेहतर करके आगे सिर्फ आपने ये लिखना है ये सारी बातें यहां तक। this leads to high emission of carbon कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ये सारे सवाल में आपका कंट्रीब्यूशन सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर जिस जो वजह है पहले वो वजह लिखकर आगे इसकी वजह से कार्बन इमिशन, मतलब जाहिर सी बात है जब फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूल इस्तेमाल होता है तो धुआं कहीं ना कहीं से होना ही होना है जिससे आपका ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चांसेस हैं। जब भी कार्बन इमिशन जहां पर है ना क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। हाई कंजम्पशन, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन वेस्ट। फिर वही देखें, सेटिंग अप टेलीकॉम टावर एंड इंस्टॉलिंग फाइबर केबल लीड्स टू जनरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन वेस्ट। ये बुक से लिखे, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा है। ये देखें, जनरेट कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ऊपर वही बात लिखा हुआ है कि जो आपने डेवलपमेंट रिक्वायर्ड यूज दिस जनरेट द कंस्ट्रक्शन वेस्ट। अब इससे क्या होगा?
These installation activities also disturb natural habitats, मतलब वो जो इर्द गिर्द के परिंदे हैं, जानवर ऐसे जो वहां पर रह रहे हैं, वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिग्रेड लैंड क्वालिटी, लीडिंग नॉइज एंड एयर पोल्यूशन। आपको क्या लगता है एग्जैक्ट ये वर्ड प्रोड्यूस करना जरूरी है? हरगिज नहीं। आप कहते हैं कि दिस इंस्टॉलेशन इंक्रीज द एयर पोल्यूशन, नॉइज दैट डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स, ऐसे लिख ले। जिस जगह पर इस तरह के काम होना शुरू हो जाते हैं ना, वहां के जो कहते हैं चुरिंद परिंद, एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वहां से वो चले जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि इनकी तारों की इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ना बहुत ज्यादा परिंदे ना, वो उनको उनके परों से या कहीं ना कहीं से, आपने अक्सर देखा होगा कि खंभों की तारों से ना अक्सर परिंदे कोई ना कोई लटके होते हैं। वो उसकी वजह यही होती है, फिर वो वहां से ना माइग्रेट कर जाते हैं कि यार इधर अब रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनको दरख्त चाहिए। लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का सबसे बड़ा होता है कि इसके अंदर जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं ना, वो एक काफी रिएक्शंस कर सकते हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम इक्विपमेंट इज फ्रीक्वेंटली एंड थ्रोन अवे लीडिंग टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये आपका क्वेश्चन है याद। When this waste is not handled properly, it can release hazardous substance into the environment, polluting soil and जमीन। जिस जमीन पर पड़े हुए हैं वो जमीन खराब कर देंगे, जिस पानी में फेंकोगे वो पानी खराब कर देंगे, और एक एनवायरमेंटल इशू आएगा। तो ये है आपके सवाल का जवाब। जब आप एक सिनेरियो हल करोगे तो सिनेरियो वाले अगर सवाल आ जाएं, जिस बंदे को प्रॉपरली हैंडल करना आता है ना सिनेरियो, वो ना भी पढ़े तो वो सवाल कर जाता है, मतलब रट्टा नाम भी लगाए तो सवाल कर जाता है। अक्सर आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर कुछ लोगों को ऐसे पास होते देखता है बंदा कि जो इतना ज्यादा नहीं पढ़ते, फिर वो ये माइंडसेट उनका बड़ा अच्छा होता है कि वो सवाल को हैंडल करना जानते हैं। तो इसको रट्टा लगाने की जरूरत तो है ही नहीं, सवाल आपने सवाल से ही जवाब आपने बना लेना। अगला सवाल एक देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। एक दफा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कि यार ये सवाल है क्या, मैं इसमें लिखूं क्या, लेकिन अगर ये टेबल आपको दिमाग में याद रहा तो आप हर सस्टेनेबिलिटी का इस किस्म का सवाल लिख जाओगे, क्योंकि कोई ना कोई एक तो अभी तो क्रैमिंग ही आएगी सारी, और ये भी एक तरह की क्रैमिंग है। ये चीजें हमने पहले पढ़ ली हैं, उनको इस्तेमाल करना है बस। अब देखें जरा, Al-Noor Islamic Bank Limited is a medium-sized Islamic financial Sharia Islamic institute operating in Pakistan. In recent years, the bank has launched a range of Sharia compliant microfinance product aimed at supporting low-income women entrepreneur, particularly in rural area. एक इस्लामिक बैंक है, पहली डेढ़ लाइन में तो इस्लामिक बैंक का नाम लिखा हुआ है। कहते हैं अभी इस साल ना रिसेंट ईयर्स में वो ना माइक्रो फाइनेंस दे रहे हैं, लोगों को कर्जा दे रहे हैं, खास तौर पर खवातीन को दे रहे हैं जो रूरल एरिया में रहती है, कि छोटा मोटा अपना काम सेट कर ले, कोई कपड़े का कारोबार शुरू कर दे, वट एवर। फर्दर मोर एक बात उसने पूरी कर दी, द बैंक हैज एस्टैब्लिश्ड अ ज़कात फंड टू हेल्प अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज फॉर एक्सेसिंग हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विस। दूसरा, उसने एक ना ज़कात फंड क्रिएट किया, लोगों को भी कहा, अपने अकाउंट होल्डर से भी ज़कात के पैसे उसमें ऐड कर दिए, और उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी हेल्थ और उनकी एजुकेशन के लिए वो फंड क्रिएट कर दिया कि जो वहां के गरीब लोग हैं उनकी सेहत भी हमारे जिम्मे और एजुकेशन भी। दो बातें होगी। तीसरे नंबर पर इट आल्सो इंट्रोड्यूस इंटरेस्ट फ्री हाउस फाइनेंसिंग फॉर विडो एंड ऑर्फन्स। नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 3 एग्जांपल ऑफ सोशल फुटप्रिंट फ्रॉम द ऑपरेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ अल-नूर इस्लामिक बैंक। अब हम कहेंगे कि अच्छा सोशल फुटप्रिंट है, कोई नेगेटिव बात निकालें, ये तो सारी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हाँ, ये ऊपर ये भी उसने लिख दिया शरिया, वरना ये ना कह दे जी सूद हराम है,
वो तो सूद से बात, वो तो खत्म कर दी, सूद तो है ही नहीं, इस्लामिक सिस्टम है, ज़कात भी दे रहा है बैंक, फिर एक इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे रहा है, और कहता है सोशल फुटप्रिंट। इसकी इन एक्टिविटी से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे सोसाइटी में या नेगेटिव पड़ेंगे? वो पॉजिटिव। इन तीनों को लिखेंगे पहले, फिर उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अच्छा, इस चीज के इंट्रोड्यूस से जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके मेयारे जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, उनके खाने पीने पे क्या फर्क पड़ेगा, उनका जो जैसे यहां पर जो उसने इस्तेमाल किया कि इंटरेस्ट फ्री लोन देकर विडो और ऑर्फन को दे रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा सोसाइटी पे? वो जो लोग हैं जिनको अपना घर नहीं है, अगर वो इंटरेस्ट फ्री लोन लेकर अपना घर बनाते हैं तो वो जो पहले वो एक कम्प्लेक्सिटी फील करते थे वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक वो इक्विटी वाला जस्टिस फेयरनेस चीजें हमने पढ़ी थी कि एक सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो उन जस्टिस इक्विटी, सबके लिए कानून एक हो, सबके लिए रहन सहन एक हो, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज एक जैसी। तो अगर इस सवाल का जवाब देखें तो सबसे पहले फुटप्रिंट, पॉवर्टी रिडक्शन, एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, सोशल इंक्लूजन एंड जस्टिस। जरूरी नहीं है कि यही नाम लिखें आप वही बुक वाले भी इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले, अगर सबसे पहला इनिशिएटिव पहला क्या था, माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट, चले लो लेवल, इधर लो इनकम जो लोग हैं, जब उनको कारोबार करने के लिए पैसा मिलेगा तो उनका जो मेयारे जिंदगी है, जो उस ओवरऑल सोसाइटी की जो लेवल ऑफ पॉवर्टी है, हम ये भी लिख सकते हैं यहां पर, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, The Islamic Bank is contributing poverty reduction by offering Sharia compliant microfinance to low-income women entrepreneur for rural area, supporting income generation and financial independence। सिर्फ ये आयत पे लिखा हुआ है कि इनकम जनरेट होगी और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फील करेंगी, जिससे गुर्बत में कमी आएगी। उसी सवाल को उसने इस्तेमाल किया। आपके ख्याल में ये हर बंदे का एक जैसा जवाब होगा? नहीं, हर बंदे का जवाब डिफरेंट होगा और सही समझा जाएगा अगर उसका मतलब ठीक माना जा रहा है। एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस, ज़कात फंड क्रिएट कर रहे हैं तो हर तरह के बंदे को हेल्थ केयर और एजुकेशन सर्विस मिलेगी। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं सोशल जस्टिस या सोशल इक्विटी या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में भी आ जाएगा, इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, कोई सा भी नाम लिख लें। फिर सोशल इंक्लूजन एंड जस्टिस। सोशल इंक्लूजन का मतलब है जो बाकी के लोग इंजॉय कर रहे हैं, गरीब लोग भी उस तरह की चीजें इंजॉय करने लग जाएंगे, उस यानी मेयारी जिंदगी में शामिल हो जाना। कहते हैं वो जो इंटरेस्ट फ्री हाउसिंग विडो और ऑर्फन को दे रहे हैं, प्रमोशन ऑफ फेयरनेस, इक्विटी, इंक्लूजन एंड जस्टिस इन सोसाइटी। मतलब सवाल के जवाब से ही आपने सवाल को ही इस्तेमाल करके जवाब देना होता है। लेकिन जब कभी सवाल हम ना एक माइंडसेट बनाकर जाते हैं कि ये सवाल होगा, इसका ऐसे जवाब होगा, सस्टेनेबिलिटी के अंदर आपने रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों दिमाग में रख के जाए। नेगेटिव है तो रिस्क वाली बातें लिख देंगे, पॉजिटिव है तो अपॉर्चुनिटी वाली बातें लिख देंगे। अगर तीसरा सवाल देखिए, ये आसान सवाल है, इसमें उसने किसके ऊपर पूछा है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। सवाल का जवाब देने का तरीका, अगर आप ये कहते हो कि आपकी वर्डिंग आई कैप को पसंद आए, 3 पिलर पे चले जाओ। जो एनवायरनमेंट में वर्डिंग इस्तेमाल की हुई है ना, वो जब भी कोई एनवायरनमेंट का सवाल लिखना वो वर्डिंग इस्तेमाल करना जो साथ मिल रही होगी, खुद से कुछ ना लिखना चाहे। सोशल में जाए तो सोशल वाली वर्डिंग, अब यही जो वर्डिंग यहां पर जवाब में इस्तेमाल हो रही है ना, आप अपने नोट्स निकाले, वही वर्डिंग आपको 3 पिलर के सोशल फुटप्रिंट में नजर आ जाएगी, एज इट इज वही वर्डिंग नजर आएगी। उसके बाद यहां पर कौन सी वर्डिंग इस्तेमाल करनी है, इकोनॉमी की, क्योंकि उसने इकोनॉमी के फुटप्रिंट पूछे हुए हैं। सवाल देखें, एबीसी स्टील एक आयरन प्रोड्यूसर कंपनी है, इज करंटली फेसिंग नंबर ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस, ऑनगोइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
and rising inflation have increased the cost of input, which is putting the significant pressure on profit margin. कहता पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी जिससे इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई, इन्फ्लेशन ज्यादा की तो कॉस्ट तो बढ़ गई, लेकिन अगर सेल नहीं बढ़ी तो प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट मार्जिन प्रेशर में आ गया, उतना प्रॉफिट मार्जिन हो नहीं पा रहा. As a result, company is experienced cash flow shortage and has had downsize its workforce, leaving many employees without job opportunity. कहता एक तो बंदे निकालना शुरू कर दिए और एक जो बंदे हैं उनके पास काम नहीं, जो बंदे हैं लेकिन उनका काम नहीं है. हमने एक लफ्ज पढ़ा था अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है कि जो उसके पास वो काम है ही नहीं ना, और वो बंदा है, स्किलफुल है, सारा कुछ है, लेकिन जॉब भी है, जॉब भी है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, तो काम कहां पे करे, बैठे हैं खाली फारिग बैठे हैं, रिसोर्सेज नहीं है, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा उस तरह से. एडिशनली ड्यू टू वॉलेटाइल इन स्टॉक मार्केट, वॉलेटाइलिटी का तो पता है ना, अप एंड डाउन, जिस पर कोई प्रिडिक्शन ना की जा सके. स्टॉक मार्केट, द कंपनी इज अनएबल टू रेज फंड फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, मतलब नया प्रोजेक्ट पर उसके पास पैसा ही नहीं है, मार्केट इतनी सैचुरेट हो चुकी है. कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 3 चैलेंजेस. अब हमने ये थोड़ा मुश्किल होता है इकोनॉमिक, लेकिन 2-4 सवाल करेंगे, बातें अगर ओवरऑल मैं बताऊं, वापस अगर आपके पास नोट्स हैं तो इकोनॉमिक फुटप्रिंट पे जाएं जरा. हाँ जी, ये इकोनॉमिक चैलेंजेस दीजिए, देखिए जरा. रिलायंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड, और इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उनको भी, इनको मिटिगेट कैसे करना है और वो पैदा कैसे होती हैं. फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, अब उसके अंदर देखें, फाइनेंशियल लैक ऑफ रेगुलेशन, पुअर एनफोर्समेंट, ये बात, अनसस्टेनेबल डेट लेवल और मतलब शॉर्ट टर्म. इनमें से हमने इसको कैसे यूटिलाइज करना है अपने सवाल के जवाब के अंदर, वो हमने देखना है. हम आईकैप का सॉल्यूशन देखें. सबसे पहले उसने कौन सी चीज निकाली, हाई इन्फ्लेशन. कीमतें बढ़ रही होती हैं तो अब प्रेशर क्या बढ़ गया कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और लेबर हैव इंक्रीज्ड एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी हैज डिक्लाइन. It has made the more difficult for the company to remain competitive and sustainable in present economic situation. पहले उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ही कायम नहीं हो रही, मतलब वो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर वो कायम शायद ना रह पाए. फिर दूसरा था अनएम्प्लॉयमेंट एंड द कंपनी इज फेसिंग कैश शॉर्टेज, देयरफॉर कंपनी हैज डिसाइडेड टू डाउनसाइज इट्स वर्कफोर्स. ये हो गया unemployment, and this human resources is unable to contribute towards the economic growth of the company. Skillful तो हैं लेकिन अब वो चीजें बना नहीं पा रहे या वो काम नहीं कर पा रहे जो वो कर सकते हैं. Political instability contribute the volatility of the stock market, making it challenging for the company to raise capital through equity. ये फाइनेंशियल आ गया. आपने अगर देखा हो अनस्टेबल डेट, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, अब यहां पर जाएं, नाम उसने इधर जो मर्जी लिखा है अंदर देखें. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज कंट्रीब्यूटेड टू वॉलेटाइल इन स्टॉक मार्केट, मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर द कंपनी टू रेज कैपिटल. कैपिटल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहा है. थ्रू इक्विटी, देयरफॉर लिमिटिंग इट्स एबिलिटी टू फंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एंड स्टेन इट्स ग्रोथ. यहां पर 2 बातें उसने लिख दी. एक वो कहता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कीमतें बढ़ रही हैं, एक तो नया कैपिटल अरेंज करना मुश्किल हो गया, ना कोई नया इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है और ना कोई लोन लिया जा रहा है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा कि आप नया प्रोजेक्ट इस्तेमाल नहीं कर शुरू नहीं कर पाओगे और इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी रुक जाएगा. अब इस सवालों के ना सवाल का जवाब देने का स्टाइल कॉपी करना है, जवाब आपने अपना ही लिखना है. वो आप किसी की बात सुन सकते हैं. जब आप पेपर में लिखोगे, ये तो एग्जामिनर की हिम्मत है
कि वो आप लोगों का सवाल पढ़ भी लेता है, फिर पास भी कर देता है, नंबर भी दे देता है, मतलब जन्नत में जाएगा, सच में जन्नत में जाएगा, पैसे भी उसको मिलते हैं। लेकिन जो कुछ आपको लिख कर आते हो ना, वो पैसों से कहीं ज्यादा ऊपर की चीज होती है। कभी आप, मैं कहता हूं, कोई पेपर, मैंने बड़े बड़े बच्चों का पेपर चेक करता हूं, जिसकी अंग्रेजी ठीक है ना, वो 90%, वो भोंगे शोंगे भी लिखता है ना, तो लेकिन वो वही रेलिवेंट लिखता है। जिसकी अंग्रेजी ठीक नहीं होती ना, उसका सवाल का जवाब अगर मैं पढ़ के सुनाऊं ना, तो लोग हंस हंस के लूट फूट हो जाए। ऐसे ऐसे सवालों के जवाब भी मैंने पढ़े हुए हैं। मतलब मैं जब आई कैप का रिजल्ट आता है ना, तो मैं कहता हूँ यार आई कैप सच में जनती है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे लोगों को पास कर देता है जो नहीं हो रहे होते शायद। ओरिजिनल जो बच्चा पास होने वाला है वो 10% है बस, जिसके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, जिनकी अंग्रेजी भी अच्छी है, वो सही लिखकर भी आता है। वरना अक्सर जाहिर सी बात है, वो क्या करे बेचारा, टीचर चीख चीख के मर जाते, बच्चे ने आंखें खोल देता है कि जबरदस्ती, और दिमाग बंद कर देता है, कर ले जो कुछ करना, सुननी ही नहीं है। अगर आप सिर्फ इतनी हिम्मत कर लो कि दिमाग तक रसाई दे दो, कि आवाज एक दफा हवा आप दिमाग को लग जाए, बस इतना ही काफी है, पेपर पास हो जाएगा। बाकी जो रट्टा लगाते हैं ना, वो तो एक फजूल चीज है ना। सिर्फ आवाज एक दफा दिमाग, जागते हुए दिमाग को लग जाए, आप सवाल का जवाब लिख जाओ इतने से ही, और पासिंग मार्क्स भी आ जाएंगे। तो फिर जब आपने सुनी ही नहीं, तो फिर जब उधर लिखने है तो वो पता नहीं कौन सी बात लिखते हो। इधर ही सोना ही है क्लास में। मैं यही कह रहा हूं, क्लास में कोशिश किया करो जागना। वो तो नींद पूरी कहां होती है, 2 दिन तो सो कर आते हो, 3 दिन, बल्कि 3 छुट्टियां मुसलसल हो रही है, नींद पूरी हुई? हाँ, घर वाले काम वो सारा दिन थोड़ी करवाते हैं। मोबाइल को खत्म कर दो बस, फिर देखना टाइम बचेगा, और ओवर थिंकिंग खत्म करो। अच्छा, एक और सवाल, इस सवाल का जवाब देखने का तरीका भी देखना है हमने। चौथा सवाल, अच्छा वो इधर ऐसे सवाल जो आपने खुद से जवाब लिखना है, और उसके लिए आपको दिमागी तौर पर एक स्टोरी क्रिएट करोगे, फिर सवाल का जवाब हो जाएगा। सवाल पहले देखो, ये बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी जगह नहीं मिलेगा, लेकिन जवाब आप देख लो। आई कैप की किताब का सवाल है ये, कॉपी तो उसने किया सस्टेन, उसको पता नहीं चला कि कितना कितना कॉपी करना है, उसने एज इट इज कॉपी मारा, पेस्ट किया, बुक से कुछ चीजें वो है ही नहीं जो उसने पूछनी है। सवाल है, डिलाइटफुल टॉय पाकिस्तान लिमिटेड एक कंपनी है जो खिलौने बनाती है, is in the process of establishing a factory for manufacturing of an assorted range of toys for infants between the age of, वो बच्चों को खिलौने बनाने जा रहे 12 से 24। ये मुझे लगता है 2 से 4 साल होगा। अच्छा, आगे मानता, फिर ठीक है, नहीं, वैसे तो मुझे लगता है जोहा भी खेलती होगी घर में जाके, तो बच्चे है, मैं क्या मान गया है, अब तो मंथ है आगे। वैसे घर में ये तो डील होता है ना, घर में अगर आप बच्चों को इस तरह से डील करो कि वो 30 साल के भी अपने आप को बच्चा समझेंगे, तो फिर उन्हें खिलौनों की आदत कहाँ जाएगी। हाँ, कुछ लोग 5-6 साल में बड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि खिलौनों से क्या खेलना है, डिस्क्राइब। अब यहां सवाल खत्म हो गया। 1 से 4, 2 साल के बच्चों के लिए उसने खिलौने बनाने। डिस्क्राइब ब्रीफली measures which DTPL should takes as an environmentally and socially responsible company to conform to the high standard of safety for the infants। मतलब उन बच्चों के लिए उसने कौन सी सोशल और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी चीजें दिमाग में रखकर करना है सवाल। मतलब उसने खिलौने बनाने हैं, अब खिलौने बनाने के लिए सोशली और एनवायरमेंटली, अब खिलौने बनाते वक्त वो ऐसा कोई केमिकल ना इस्तेमाल करे जो बच्चों की हेल्थ के लिए खतरनाक हो, एक।
वो खिलौने बनाते वक्त ऐसे एजेस ना बनाए, वो शार्प ना हो कि वो कोई उसके वो हेल्थ को कोई मसला ना आ जाए, वो प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। एक और सोशल इशू है, वो ऐसा खिलौना ना बनाएं जो बड़े बच्चे की रेंज में हो, वो मेंटली तौर पर आजकल सबसे ज्यादा बच्चों में ना एक प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे ज्यादा वो ना उनमें बर्दाश्त कम होना शुरू हो गया, वो गुस्सा जल्दी करते हैं। जो छोटे बच्चे 4-5 साल के 4-5 साल के दौरान, मतलब बाप को बाप नहीं, माँ को माँ नहीं समझते, मतलब वो वजह क्या है, वो देखते हैं मोबाइल या टीवी देखते हैं। अब टीवी में जो चीजें हो रही हैं वो तो बड़ों के लिए है, और वो चाहते हैं कि बिल्कुल सेम उसी तरह की लाइफस्टाइल उसके अंदर आ जाए, क्योंकि उन्होंने जो देखा है वो वैसे अडॉप्ट करते हैं। ये बैन होने चाहिए। आपने खिलौने लेने जाओ ना, उसके ऊपर एज लिखना जरूरी होता है कि ये खिलौना किस एज के बच्चे के लिए है। अगर वो नहीं लिखेंगे केस हो जाता है उनके ऊपर। आप खिलौने लेने जाए, उसके ऊपर एज लिखी होती है, उसके ऊपर सारे सेफ्टी मैयर लिखे, फिर केस हो जाता है। उसको चलाना कैसे है, उसके लिए क्या एहतियात करनी है, वो सब लिखना जरूरी है। तो इस कंपनी के लिए भी वो सब करना जरूरी है। 4-5 बातें तो वैसे लिख दो, शॉप एज ना हो, ऐसा कोई केमिकल इस्तेमाल ना हो मटेरियल के अंदर जो हेल्थ के इश्यू हो, उसके ऊपर एज मेंशन लाजमी करें, उसके साथ वो सारी चीजें मेंशन करें कि कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या तरीकाकार है। 4 चीजें तो होगी, टोटल 5 लिखी हुई है सोल्यूशन के अंदर। और मैं कहता हूं कि ये मोबाइल और टीवी का जो इस्तेमाल है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में आ गया है, एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने निकाली है, खान ऐप के नाम से, खान एकेडमी के नाम से एक ऐप है। उन्होंने उसके अंदर एज मेंशन कर दी है। कहता है अगर आपका बच्चा जिस एज का होगा उसकी एक्टिविटी उन्होंने डिफाइन कर दी है, क्योंकि और वो बहुत फ्रूटफुल है। जिनके बच्चे अगर मोबाइल और टीवी इस्तेमाल करते हैं उनके लिए जरूरी है कि सबसे बेस्ट खान ऐप है, खान एकेडमी के नाम से। अगर वो जो उन्होंने, अगर एक 2 साल का बच्चा है और वो देख रहा है स्पाइडरमैन के कार्टून, उसने तो छलांग लगा देनी है दीवार से, उसे स्पाइडरमैन बनना है, क्योंकि उसे क्या पता, अभी तो उसका वो वहां सेंसेस डेवलप ही नहीं हुए। मेरे बच्चे देखते थे ये मोगली का कार्टून, अब ना छोटे होते देखना शुरू कर दिया, वो पता नहीं चला कि पता ही नहीं था कि ये एडिक्शन भी हो जाएगी उनको। अब वो जब सोते थे ना, अब वो कोशिश करते थे कि जैसे कोई ऊंची जगह हो और वहां पर जैसे वो उनका एक बगीरा होता है, उसमें उस तरह से होएगी। मुझे लगता है आप ही देखते हैं। मैं अपने बच्चों को क्या करूं, ये बच्चे भी मेरे वैसे ही हैं। और वो कोशिश करते थे कि वो सोए भी ऐसे कि जैसे वो बेड का एज होता है ना, वो सोफे का, और सोफे के ऊपर ऐसे उसके ऊपर लेट कर अपने पांव हाथ ऐसे लटका देना, इस तरह से सोते थे। तो फिर मैंने कहा कि क्या बनाते जा रहे हो, इंसान पैदा किए थे, जानवर बनते जा रहे हैं। इनको ना थोड़ा सा वो खत्म किए। अब वो जो कुछ भी कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, उनको लगाया है गुलाम रसूल के ऊपर कि चलो कुछ ऐसी टर्म सीखें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ना उनको वो पसंद ही नहीं आती चीजें। उनको पसंद ही वो चीजें आती हैं जिसमें वो छोटा तो कहता है बाबा वो बल लगा जहां खून निकलता हो, खून। मैं तो वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो जानवर, और वहां पर वो पता नहीं से क्या मजा आता है। कल को तो वो किसी को मारते हुए भी घबराएगा नहीं। तो मैंने कहा इसको खूनखारी से रोको। अब इसका सवाल का जवाब भी देखो जरा, देखिए 5 चीजें लिखी। सबसे पहला कंप्लायंस सेफ्टी स्टैंडर्ड, आगे देखें DPL should adhere the international safety standard ensuring that toys free from choking hazard, toxic capitals and sharp edge। ऐसा ना करना, आप इसके 3 पॉइंट बनाकर सबको अलग अलग लिख देना। फिर यूज ऑफ नॉन टॉक्सिक मटेरियल, ये भी वही बात आ गई, जो प्लास्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हो जो वो हार्मफुल ना हो। तीसरा रिगोरियस क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग, regular testing and inspection should be conducted to check the durability, strength और safety। बार बार उसको चेक करें, ये नहीं कि जब आपने चेक किया तब ठीक से बाद में खराब हो जाए। तो रेगुलर मॉनिटर करते रहेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट कंसिडरेशन, हाँ वो इस तरह से खिलौने बनाए जिससे उसकी मेंटली और सेहत, जो जिस्मानी तौर पर फिजिकली, उसकी हेल्थ को भी कंसीडर करना है। कोई इस तरह के खिलौने ना बना दें
कि वो प्रेशर में आ जाए कि ये उसको समझ नहीं आ रहा या उसको खेलना नहीं आ रहा या कुछ इस तरह की सिचुएशन ना हो। एंड लास्ट वन इज एजुकेशन। द कंपनी शुड प्रोवाइड क्लियर लेबलिंग इंस्ट्रक्शन टू एजुकेट पेरेंट्स अबाउट द सेफ यूज, मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ द ट्रैक। तो कोई भी कंपनी कुछ भी करेगी तो ये काम उसको करने। अब ये सवाल हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। पेपर में अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने खिलौने की फैक्ट्री बनाओ, लिख दो कि क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद 5वां सवाल है, अच्छा पहले ये देखिए, ये सीधा सा सवाल है, ग्रीन फाइनेंस एज इट इज कॉपी पेस्ट, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एज इट इज कॉपी पेस्ट। फिर तीसरे नंबर पर देखिए, डिफाइन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, लिस्ट डाउन टू इंटरनल और एक्सटर्नल बेनिफिट, कॉपी पेस्ट। 7वां सवाल, ट्रिपल बॉटम लाइन। ये जो ट्रिपल बॉटम लाइन है ना, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और सोशल रिपोर्टिंग सिस्टम आइडेंटिफाई एनी 3 परफॉर्मेंस मेजर इंडिकेटर अंडर ईच एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस डिस्कस इन ट्रिपल लाइन। आपने सिंपल देख लिया, सोशल, एनवायरमेंट और इकोनॉमी। उसमें उसने पूछा क्या है, 3 परफॉर्मेंस मेजरमेंट। हमें कैसे पता चलेगा कि एनवायरमेंट ठीक हो रहा है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, वाटर की वेस्टेज कम हो रही है, इकोसिस्टम इंप्रूव हो रहा है, दरख्त ज्यादा लगाए जा रहे हैं, ये इंप्रूवमेंट है। तो ट्रिपल लाइन बॉटम में आ जाएगा। तो 3 एनवायरमेंट के बारे में लिखना है, सोशल के बारे में और इकोनॉमी। वो ट्रिपल आप वो पिलर से ही ले सकते हो, 3 पिलर से। तो एक सवाल रह गया, फिर ये टेस्ट में दे देंगे इस जैसा सवाल, और इसमें लिखना वही है। ये क्वेश्चन आप कल पढ़ के आएंगे, अगर इसमें कोई इशू होगा तो डिस्कस करेंगे, वरना हम लास्ट पार्ट पे चले जाएंगे। आखिरी पार्ट इंटरेस्टिंग है। कल इसका टेस्ट ना मिस